अरे पढ़ने वालों, स्वागत है आपका क्लास 11th के फतेह बैच में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मोशन इन ए प्लेन। और दोस्तों आपको पता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम खत्म कर चुके हैं वन शॉट वीडियोस में। उसमें मैंने आपको समझाया था इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करते हैं और सारी चीजें बताई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और भाई सारे डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, एवरेज वेलोसिटी वगैरह। आज मैं आपको मोशन इन ए प्लेन शुरू करूंगा चैप्टर। पहले समझ लेते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन का फंडा क्या है। पहले आपको कहा गया कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होती है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होती है, पहले आपसे कहा गया था। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है मोशन इन ए प्लेन होता है। तो पहले आपको ये फंडा समझना पड़ेगा कि फंडा क्या है एक्चुअल में, कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का फंडा क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का फंडा क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम आपको बताएंगे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर कहां से स्टार्ट करना है और कहां से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, अगर एक्सिस की बात की जाए तो दुनिया में 3 तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस को हम ऐसे दिखाते हैं। अब बच्चा सोचता है यार ये एक्सिस कहां से निकला हुआ है, पूंछ टंगी हुई है क्या, जैसे बंदर की पूंछ होती है, पूंछ लटकी हुई है क्या, नीचे को लटकी हुई है पूंछ पीछे को। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे पास ये 2-3 मार्कर हैं, इसको आप समझिए इस तरह से। मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए, और ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो ये तीसरा एक्सिस होगा जेड एक्सिस, जो आपकी तरफ आ रहा है, कैमरे की तरफ है, ये जेड एक्सिस है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये एक्स ही होगा, ये तीनों एक्सिस रोटेबल होते हैं, तो जब ये रोटेट करते रहेंगे तो एक्सिस बदलता रहेगा। इसी से शुरुआत होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि आप जिधर खड़े हो, आप जिसके सामने खड़े हो, वो आपका एक्स बन जाता है। क्योंकि हम एक्सिस को लेते हैं। अब आपने कभी सोचा कि एक्स एक्सिस इसी क्यों लेते हैं हम? एक्स एक्सिस इसे ही लेने का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं और जमीन हमें सपाट दिखती है। हालांकि जमीन स्फेरिकल है, लेकिन हमें लगता है जमीन सपाट है, और हम जमीन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर आसमान, पतंग उड़ाते हो, रॉकेट जाता है, कुछ भी होता है, वो सब वाई एक्सिस, और डेप्थ जो है नीचे की तरफ डेप्थ, उसको हम जेड एक्सिस समझ सकते हैं। इसी तरह आपके कमरे की जो दीवारें हैं वो भी एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब प्लेन क्या होते हैं देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, इसको वाई एक्सिस को जेड एक्सिस, तो ये प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, व्हाइट कलर से। ये जो प्लेन बन रहा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन बना। अच्छा भाई, ये एक्स वाई प्लेन बना, ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता एक्चुअल में, ऐसे है। जो आपको पेन दिख रहा है ना, ये पेन है जेड एक्सिस, ये ऐसे। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि एक्स जेड एक्सिस कौन सा होगा, तो उसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, ऐसे। सो दिस इज एक्स जेड एक्सिस। और अगर वाई जेड एक्सिस की बात करी जाए, तो वाई जेड एक्सिस के लिए हम कोई सा और कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ब्लू। तो ये देखिए वाई जेड एक्सिस हुआ हमारा, ये देखो वाई जेड एक्सिस। लेकिन आप इसको समझ सकते हो दीवारों के साथ। आपके कमरे की दीवारें जो होती हैं, ये देखो, एक दीवार 3D इमेज बनाना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये दीवार देखो, ये, और एक उधर की दीवार होगी, फिर एक दीवार ऐसे होगी, ये देखिए 3D आ रहा है, ये देख लो आप, ऐसे ऐसे। अगर इसको आप एक्स एक्सिस लेते हो, इसको आप वाई एक्सिस लेते हो, तो जेड एक्सिस कौन सा होगा, ये एक्स हुआ लंबाई, फिर ये चौड़ाई, और फिर जो डेप्थ होगी अंदर की तरफ, वो क्या होगी, जेड एक्सिस होगा। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा एक्स वाई जेड। तो भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। आप सोचोगे भैया आप तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे और अब आप आगे इस पर, ये तो आप दूसरी बात करने लगे। आप तो बात कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। दोस्तों मैं बात वही कर रहा हूं अभी भी, मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाना चाह रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है प्लेन। आप या तो किसी टाइम पर एक्स वाई प्लेन में रह सकते हो, या वाई जेड प्लेन में रह सकते हो, या जेड एक्स प्लेन में रह सकते हो। तो आप एक साथ तीनों अलग अलग प्लेन में नहीं रह सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बहुत काम किया, उनको बहुत टाइम लगा ये सब काम करने में, उनको बहुत मेहनत लगी। लेकिन अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो थोड़ी नॉर्मल चीज समझा रहा हूं। जैसे अगर कोई कार चल रही हो, ये कार ले लीजिए आप ऐसे, दिस इज ए कार, ये कार चल रही है, ठीक है। इस कार की वेलोसिटी कितनी है, v। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो या एक्स एक्सिस में चलेगी सर, वाई में तो जा नहीं सकती, उड़ तो सकती नहीं है, जमीन के अंदर जा नहीं सकती जेड एक्सिस में। तो कहाँ चल रही है, तो एक्स में जा रही है या माइनस एक्स में जा रही है। इसको माइनस एक्स कहते हैं, इसको प्लस एक्स कहते हैं। तो इस तरह की जो मोशन होती है, जो एक लीनियर एस्पेक्ट में होती है, मतलब किसी एक एक्सिस में। अब ये जरूरी नहीं कि एक्स वाई एक्स एक्स ही हो, इधर भी जा सकता है। अगर कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है इस तरह, तो ये क्या होगा, ऊपर होगा वाई और नीचे क्या होगा, माइनस वाई। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन ही बोलेंगे। अब जेड में भी ऐसा हो सकता है, एक्स में भी ऐसा हो सकता है, वाई में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो आपको क्लियर हुआ
क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों का फंडा क्या है। तो लीनियर मोशन आपको क्लियर हो गई है। लीनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट चलती है इस तरह से कि उस ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पर आप डिफाइन कर सकते हो, तो एक्स में या वाई में या जेड में। तो इस तरह की जो मोशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर मोशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीनियर मोशन। लेकिन अगर एक कोई ऑब्जेक्ट एक साथ दो एक्सिस में या एक प्लेन में चल पाए, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार को ना समझकर एक आपने गोली चलाई, गोली चली, ऐसे गोली चली, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे गोली चली, तो ये एक साथ कौन कौन सी मोशन हो रही है? आगे भी जा रही है और इसकी साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है। भाई कोई भी चीज आप ऊपर गोली चलाते हो, अभी तो गोली यहां थी, फिर गोली ऐसे गई ऐसे, तो देखिए एक साथ गोली आगे भी जा रही है और गोली की हाइट भी बढ़ रही है। इस तरह की जो मोशन जिनमें एक साथ दो एक्सिस का यूज होता है उनको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। समझिए इस बात को। नेक्स्ट एक्सिस पर देखो, मोशन इन अ प्लेन की बात करें, अगर मोशन इन अ प्लेन इसकी बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर एक एक्सिस लेता हूं, ये एक्स, और ये एक्सिस लेता हूं मैं वाई। क्लियर, समझ में आया? अब क्या है, देखो बहुत सारे फंडे हैं, समझने पड़ेंगे आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई। जेड की बात नहीं कर रहे हैं, आपके केस में 3D नहीं है, आपके कोर्स में केवल प्लेन मोशन है। प्लेन मोशन में दो एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो भाई यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ऐसे ये ऑब्जेक्ट चली गई, देखो, तो यार ये यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टार्टिंग हो जाती है। किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर दो तरह की मोशन एक साथ हो रही है। ऑब्जेक्ट यहां पर थी, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था। इधर को जो भी होगा, यहां पर आप समझ लीजिए, इस तरफ लिख देता हूं मैं, और ये मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, जो भी मोशन इधर को होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और जो इधर को होगा ऊपर को, वो सब क्या होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस तरह समझना पड़ेगा आपको। फिजिक्स को फील करो, फिजिक्स फील करने से समझ में आ जाएगी। इधर को जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल, ऊपर को जो भी होगा वर्टिकल। तो जब आप बॉल फेंकते हो, आपने कोई भी चीज फेंकी, बॉल, गाड़ी, गोली, पत्थर, कुछ भी, तो यार अभी तो ना तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम, ना उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। इसलिए इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि ओ पॉइंट पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो यार एक बात सुनो, जब ये ऊपर जाएगी ऑब्जेक्ट, तो मैं रेड कलर यूज करूंगा समझाने के लिए आपको। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब यहां पर आ गई, अब यहां पर आ गई। आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की साथ साथ अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूं इन पोजिशंस पर, ये देखो, तो आप क्या देख रहे हो? हर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। इस पोजीशन के नाम रख लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। जी ग्राउंड है, जी फॉर ग्राउंड। यहां पर आप देख लीजिए, इनके भी नाम रखते हैं नीचे आने के, तो इसको नाम को मैं अलग नाम से दूंगा वाइट से। ए डैश, बी बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, और ये क्या है? एफ डैश, और जी तो अब जी का जी डैश नहीं हो सकता क्योंकि जी ग्राउंड पे आ चुका है। जी क्या आ चुका है? ग्राउंड पर। तो जी क्या बना? जी डैश। ये कमाल की बात देखिए आप। ऐसे यहां पर ओ पॉइंट था, तो ओ इजिकल टू क्या है? ओ डैश, क्योंकि हाइट ओरिजेंटल वर्टिकल सेम है यहां पर। अब आप मुझे बताइए, इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग लिखते चले जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट एक साथ, ओ से चला ए डैश तक पहुंचा, तो इधर हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, इधर लिखते हैं वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल कितना चला है? पहले हॉरिजॉन्टल चला है ओ ए डैश, उसी दौरान वर्टिकल कितना चला है? ए डैश। चलो आप बताओ कमेंट करके मुझे, सब मेरे से आगे आगे। इसी तरह यहां पर ये चला ओ बी डैश हॉरिजॉन्टल, ओ बी डैश के कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? ओ बी डैश की कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? बी डैश। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब चला ओ से सी तक, तो ओ सी डैश इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल कितना चला? सी डैश। अब तो आप बिना देखे बता सकते हो। एंड सो ऑन डैश डैश डैश, हमारे पास यहां लिख देते हैं हम डैश 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 करके नीचे। लास्ट का इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
ओ से लेकर जी तक, ओ जी, पबजी नहीं, ओ जी। और वर्टिकल भी कितना है इसका, वर्टिकल यहाँ 0 है, वर्टिकल कितना है 0। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे वर्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और ये वाला पॉइंट आप देखिए ध्यान से, ये वाला, ये इसकी मैक्सिमम हाइट, इसको एच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एच, मैक्सिमम हाइट। और ये जो मोशन हो रही है, मोशन इन ए प्लेन हो रही है, क्योंकि इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक साथ दो एक्सिस यूज करने पड़ रहे हैं, एक्स एक्सिस भी यूज करना पड़ रहा है और वाई एक्सिस भी यूज करना पड़ रहा है। जब किसी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साथ दो एक्सिस यूज करने पड़े, या तो एक्स वाई, या तो एक्स वाई, यहां पर तो हम एक्स वाई कर रहे हैं, या वाई जेड या जेड एक्स, तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। इफ a motion can be represented only by using any of the axes, then such type of motion are known as motion in a plane। किस किस को समझ में आया, motion in a plane, क्लियर हुआ। इससे ज्यादा बड़ा एग्जांपल तो दे नहीं सकता मैं। अच्छा एग्जांपल पूछोगे आप लोग मुझसे, भैया मोशन इन ए प्लेन के एग्जांपल बताओ, तो वो भी बता देता हूं। मोशन इन अ प्लेन के एग्जांपल्स, मोशन इन अ प्लेन के एग्जांपल्स क्या क्या एग्जांपल हैं वो मैं सारे समझा देता हूं आपको। मोशन इन ए प्लेन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। आपने जमीन से तोप लगा रखी है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की तोप रखी है, अभी भी ऐसी तोप है। बिजली नाम था, रानी लक्ष्मीबाई की तोप का नाम क्या था, बिजली। तो मान लो बिजली तोप है हमारी। अगर बिजली तोप से गोला चलाते हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ये तोप रखी है, बिजली तोप से गोला चलाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस ले रहा हूं मैं इस टाइम, एक्स एक्सिस, और ये ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस। क्लियर हुआ सबको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। गोला चलता है रेड कलर का, यहां से इस तरह, ये गोला है अभी गोला रेस्ट में, u इज इक्वल टू 0। जैसे ही फायर होगी, आग लगेगी, बारूद निकलेगा, पीछे गैस निकलेंगी, गोला आगे चलेगा, एक्शन रिएक्शन से गोला इस तरह जाएगा, बूम, ऐसे। गोला यहां गिरा, यहां पर गोला गिरता है, ये गोला गिरा, आपने देखा, आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एक्सिस यूज करे हैं बता दो। एक तो आप खुद ही एक्स एक्सिस यूज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, गोले का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एक्सिस यूज कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस। गोले की वर्टिकल डिस्टेंस यूज करने के लिए हम कौन सा एक्सिस यूज कर रहे हैं, वाई। सो वाई इज द एक्सिस, वाई एक्सिस इज यूज्ड to represent vertical displacement, vertical displacement। क्लियर समझ में आया। y axis used to represent vertical displacement, x axis used to represent horizontal displacement। क्लियर समझ में आ रहा सबको। इस तरह की जो मोशन होती है जिनमें आपको एक साथ दो एक्सिस यूज करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। अब चाहे आप गोला चलाओ, गोली चलाओ, पत्थर फेंको, तीर चलाओ, आपने पिक्चर देखी होगी बाहुबली, इसमें से चलता है शुम शुम, ऐसे चलता है। तो सारे केस किसके हैं, मोशन इन ए प्लेन के केस है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझाया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन ए प्लेन। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना कि मोशन इन ए प्लेन में और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो फिर आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और यूट्यूब पर पढ़ने का खतरा होता है बहुत बड़ा, कि यूट्यूब पर आपको ये नहीं पता होता कि जो कंटेंट आप देख रहे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। जो कंटेंट आप देख रहे हो वो कितना सॉलिड कंटेंट है, कितनी नॉलेज है उस टीचर को, वो कितना पढ़ा रहा है, उसमें से एग्जाम में कितना आएगा, वो सब चीजें हमें नहीं पता होती। तो हमें बहुत सोच समझ कर पढ़ना पड़ेगा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है इसमें आपका डेटा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लेकिन टीचर की फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। तो जब टीचर की फीस आपको नहीं देनी पड़ती है, डेटा सबको देना है, तो फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करिए, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जहां पर आपको सही नॉलेज मिल जाए। सही नॉलेज का मतलब नॉलेज हो, सबके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज बुकिश ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि टीचर आपको बुक से पढ़कर बस लिखवाया जा रहा है, या जो उसकी डेरिवेशन है वो एग्जैक्ट बुक की कॉपी है, ऐसा ना लगे। टीचर का ही काम होता है दोस्तों, अरे पढ़ने वालों, टीचर का काम ये होता है कि टीचर आपको जो चीज आप पढ़ रहे हो एग्जाम में, जो आपके कोर्स में है कंटेंट, उसको सिंप्लीफाई करके बताए। अब मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। इसका मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि मोशन इन ए प्लेन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। इसको आप छोटी बात मत समझिए कि इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
तो क्लियर हुआ आपको, समझ में आया मोशन इन ए प्लेन। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया मोशन इन ए प्लेन। अब मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब ये सारा क्लियर हो गया हो आपको। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता चल गया होगा, कमेंट करके बताना। क्वांटिटीज दो तरह की हैं। नंबर 1 है, नोट कर लीजिए, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, ये आप सब पढ़ चुके हो, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इनको आप समझिए इस तरह, स्केलर वेक्टर का चक्कर, ठीक है। इनको समझने का तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, बुरे इंसान, बुरे इंसान और अच्छे इंसान। बुरे इंसान, अच्छे इंसान, हम ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं। बुरे इंसान और अच्छे इंसान दोनों में ही क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि बुरे इंसान बुरे ही होते हैं, लेकिन बुरे इंसान के काम करने की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये कुछ भी करते रहते हैं उल जुलूल, इनको अच्छा बुरा कुछ पता नहीं होता। तो नो अच्छा बुरा, नो अच्छा या बुरा, इनको अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं होता, इनको बस काम करने से मतलब इनको पैसे कमाने हैं तो कुछ भी करेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि अच्छा बुरा काम है। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं कि भाई कोई किसी को लिंक भेज दिया, मेरे पास बहुत लिंक आते हैं ऐसे कि ये क्लिक कर दो, ये ऑफर चल रहा है, बच्चे भी शामिल हैं इसमें, सबसे दुख की बात ये है। तो वो बिना किसी डायरेक्शन के काम करे जा रहे हैं, उनको बस पैसे कमाने से मतलब है, या कोई गलत काम कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई किसी और तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन डायरेक्शन से नहीं आ रहा, मतलब सही डायरेक्शन नहीं है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो काम तो करेंगे, पैसे कमाएंगे, बट उनकी एक डायरेक्शन होगी, वो सोचेंगे यार ये काम गलत है, बुरा है, तो अच्छा बुरा सोचकर काम करते हैं, अच्छा बुरा सोचकर काम करते हैं। मैं फिजिक्स को पर्सोनिफाइड करके पढ़ाता हूं दोस्तों, ये मेरा स्टाइल है, ये आपको शायद ही कहीं मिले, सोचकर पढ़ाते हैं, काम करते हैं। क्या मतलब है, जैसे इनसे किसी ने कहा कि भाई तू एक काम कर, ये आदमी जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये पप्पू है, पप्पू जवान, पप्पू जवान मतलब पप्पू हमारी आर्मी में काम करता है। तो इसको किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी आर्मी के कुछ सीक्रेट्स बता दो हमें, या अपनी आर्मी जहां तुम्हारी आर्मी काम करती है वहां के फोटो खींच के दे दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो इसको पैसे की बहुत जरूरत थी, पप्पू को पैसे की बहुत जरूरत थी। इसने सोचा यार क्या करूं, पैसे की जरूरत है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन पप्पू ने कहा नहीं ये हमारे देश के खिलाफ काम है, काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन गप्पू जवान, ये भी जवान है हमारा गप्पू जवान, इसने कहा 10 लाख रुपए, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं तभी फोटो खींच के दे दूंगा। मतलब इसको पैसे से मतलब, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो भाई वो दोनों काम करेंगे, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, काम करना मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोस्तों ये डायरेक्शन के बिना काम करता है, ये डायरेक्शन देख के काम करता है। मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, वो होती है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ये क्वांटिटी क्या होती है, इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होती हैं, मतलब इनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये मैंने कहानी सुनाई आपको, जो लोग डायरेक्शन के साथ काम करते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, आपने किसी को देखा देखी चैनल बना लिया कि भाई उसका चैनल बहुत चल रहा है, मैं भी चैनल बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। तो आपकी डायरेक्शन नहीं थी और आपने उसी फील्ड का चैनल बना लिया। मान लो उसका टेक्निकल चैनल था, आपने भी टेक्निकल चैनल बना लिया, आपका टेक्निकल में इंटरेस्ट है नहीं, आपका टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई आपका चैनल थोड़े दिन चलेगा, हो सकता है भगवान करे चल जाए, बट मुश्किल चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी डायरेक्शन में काम करोगे, वो आपका दोस्त पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, लेकिन आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट में, आपने एक दुकान खोल ली कपड़ों की, और आपने उसमें मेहनत करी और आप उससे भी ज्यादा अमीर बन गए अपने दोस्त से भी। तो काम करिए, डायरेक्शन के साथ करिए, वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, वैसे काम मत करिए जो आपके इंटरेस्ट के नहीं है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, एंड द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी द three examples of vector and scalar quantities by commenting in the comment box? You can comment भाई,
माना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, सामने नहीं हूं, लेकिन यहां तो हूं ना। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताना कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, उनके 3-3 एग्जांपल क्या होती है तो मैंने बता दिया, पर इनके 3-3 एग्जांपल मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, चलिए ये आपकी समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या हैं, क्यों है। सबसे पहला सवाल क्यों है। जब भी आप क्या, क्यों, कब सोचने लगोगे तो समझ लो आप कामयाब हो जाओ। वेक्टर्स क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपके जो टीचर आपको पढ़ाते हैं स्कूल में कहीं भी, आप उनसे पूछना है। आपको अगर कामयाब होना है कभी भी तो आप 3 चीजें अपने दिमाग में रखो, क्या, क्यों, कब, कैसे। ये सब चीजें दिमाग में रखो, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो आप फिर समझ लो कामयाब हो गए। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होते हैं, तो ये हम बता चुके हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वी नीड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट देम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये होते हैं और होने पड़ेंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम बिना इनके किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाए जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो। क्लियर, समझ में आया। अब बात ये आती है कि भाई इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा अपने एक्सिस पर आऊंगा, ये बहुत काम की चीज है। हमारे एक सर थे, नरेंद्र सर, नरेंद्र त्यागी सर, अभी भी हैं, थे मतलब मुझे पढ़ाते थे पहले। वो ये कहते थे कि जिस बच्चे को ग्राफ बनाने आ गए वो बच्चा कभी किसी भी प्रॉब्लम में मार नहीं खा सकता है। इसके अलावा ये भी कहते थे कि जो बच्चा एक्सिस के बारे में नॉलेज रखता है, जिसको एक्सिस के बारे में पता है, उसको कोई भी क्वेश्चन आप दे दो सोल्व कर देगा उनको। और उनका बात मुझे उस टाइम समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आई है। ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आपके जीवन में गुरुओं का बहुत स्थान होता है। जो हमारे गुरु होते हैं कभी भी आप उनको भूलिए मत, जिन्होंने आपको पढ़ाया बचपन में। जब भी कभी मिले आप उनके पास जाओ, उनको नमस्ते करो, उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट ले जाओ। टीचर को हमेशा आप अपने रेस्पेक्ट करिए। टीचर बहुत बड़ी चीज होते हैं लाइफ में, और आप वही बनते हो जो आपके टीचर होते हैं। कई बार हम अपने टीचर की नकल भी करते हैं स्टाइल की, ये आप देखना कभी। तो चलिए भाई, ये हमारा एक्सिस 0 0 0। ओके, अब एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। कोऑर्डिनेट तो आप जानते होंगे, 1 -2 3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इस वेक्टर का नाम है ओ ए। अगर मुझे ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, अच्छा एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, ये बी पॉइंट है। इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट है -1 -2 और 3, ऐसे है, -1 -2 -3। अब एक वेक्टर ओ बी बन गया, ठीक है, और एक वेक्टर बी सी भी बना, बी सी, और एक सी बी भी बना। तो इन सब की समझेंगे हम, फंडा क्या है इन सबका, क्या चक्कर चल रहा है और इसका मतलब क्या है, हम ये सब समझेंगे। और मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। यहाँ पर आज बहुत जबरदस्त चीजें आपके सामने आने वाली हैं। पोजीशन वेक्टर नाम की चिड़िया क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। दोस्तों पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि दुनिया में आप कहीं भी खड़े हो, तो दुनिया में आप कहीं भी खड़े हो तो आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो आपकी कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए का पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कौन है बच्चों, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए। बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। सी का पोजीशन वेक्टर कौन है, बताओ बताओ बताओ, ओ सी। अगर होता तो, ओ सी है यहां पर, नहीं है, ओ ए ओ बी, और ए बी बी सी वेक्टर बनेंगे। इनका पोजीशन वेक्टर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ओ के रेस्पेक्ट में नहीं है। ओरिजिनल ओ के रेस्पेक्ट में वेक्टर कौन से थे, ओ ए थे और ओ बी थे। अच्छा मैं आपको यहां पर ये भी क्लियर कर दूं कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इनके रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर होते हैं 3। वेक्टर ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को आई वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को जे वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और जेड एक्सिस को के वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये 3 वेक्टर होते हैं जो 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर बहुत इजी होगा। ओ ए वेक्टर की वैल्यू लिखने के लिए इसके कोऑर्डिनेट देख लीजिए, 1 -2 3। आपको कुछ नहीं करना, इसमें आई की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें जे की मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें के की मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा ये जो आई जे के वेक्टर होते हैं, इनके ऊपर हमें लगाने पड़ते हैं कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं।
इसको कैप बोलते हैं, इस निशान को कैप। तो ये कैप आपको जरूर लगानी है, कई टीचर तो ये ना लगाने पर मार्क्स भी काट सकते हैं आपके। ऑलवेज पुट अ कैप ऑन एवरी वेक्टर, हर वेक्टर के ऊपर कैप लगानी चाहिए आपको। कैप का मतलब होता है अगर किसी वेक्टर के ऊपर भी कैप लगी हो, समझ लो दैट वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। All unit vectors are represented by ijk, and ijk will also always have cap over them, and this cap is a style for them, and this shows that this vector is a unit vector. And what are the unit vectors? Unit vectors are those vectors whose magnitude is 1. तो वेक्टर की क्लास चल रही है, वेक्टर मैंने शुरू कर दिया एक तरह से। असल में मैं सच बताऊं तो आपको वेक्टर शुरू कर चुका हूं मैं, और वेक्टर शुरू करने के दौरान मैं आपको बस पोजीशन वेक्टर समझा रहा था, और हम अगली क्लास में आई जे के की प्रॉपर्टी डिटेल में समझेंगे। ओए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो ओए का पोजीशन वेक्टर होगा 1i, जिसको हम लिखेंगे नहीं तो i, j इंटू -2 तो -2j, प्लस 3 इंटू k तो 3 इंटू k। ये बना ओए वेक्टर। देखो कितना आसान है, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो आप वेक्टर आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा ओबी वेक्टर कैसे बनेगा। वैसे आप ही बता दोगे, कमेंट करके बता दो मेरे लिखे बिना। ओबी वेक्टर की कोऑर्डिनेट है -1 -2 3, तो ये बन जाएगा -i -2j और +3k। देखिए दो वेक्टर बन चुके हैं हमारे। तो मैंने आपको आज बताया कि वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि पोजीशन वेक्टर का पूरा फंडा क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स के अलावा दूसरी तरह के वेक्टर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे अगली क्लास में वेक्टर के सारे ऑपरेशन, वेक्टर के क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं सारे बताऊंगा। ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि मोशन इन ए प्लेन क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, मोशन इन ए प्लेन में क्या डिफरेंस होता है, और वेक्टर्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हमारा एक चैनल और भी है, एग्जाम जानकारी, जहां पर मैं एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज देता हूं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे काम का है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।